नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। किरण रिजिजू ने आज सुबह बिल को पेश किया, जिसमें उसके बाद बारी बारी सब पार्टियों ने अपना पक्ष रखा। पर जिसने भी लोकसभा के अंदर भाषण दिया उससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश थी, सत्ता पक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। ये बिल्कुल बात क्लियर थी। हर कोई अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा था। 8 घंटे तक होने वाली मैराथन चर्चा में जो सबसे बड़ी थीम आज वो रही, वो ये थी कि विपक्ष में हर किसी ने यही कहा कि सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। ये बिल मुसलमानों की जमीनों को ही हड़पने की कोशिश है। वहां इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आज एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने पहले तो कहा कि हमें उम्मीद है कि जो भाजपा के सहयोगी दल है वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो गया तो फिर तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार का रुख बिल्कुल साफ था कि पहले भी एक कोशिश की गई सीएए को लेकर के देश भर में आंदोलन चलाने की, मुसलमानों को भटकाने की, एक नैरेटिव फैलाने की कि उनको दबाया जा रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। और उसी तरीके से एक बार फिर से मुसलमानों को बरगला करके उनको सड़क पर लाने की ये कोशिश इस बार भी सफल नहीं होगी। वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ में चाहे लाओ 370 में, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। सदन में आज जब ये बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया। बिल मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यही आरोप लगाया कि सरकार आज मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे का प्लान बना रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यही सरकार दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आप 1810, 1817, उसके बाद 1954, 1984, 1995, सच्चर कमेटी, रहमान कमेटी 2003,
संशोधन चाहिए सर, मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के विपक्ष में नहीं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन, जिससे बिल और ताकतवर बने। और इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहां पे समस्या बढ़ेगी। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब ये सब संसद में चल रहा था तभी सड़कों पर ऐसे भी मुसलमान थे जिन्होंने बिल आने की खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। ऐसे मुसलमान जो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में कई सालों से कई गड़बड़ियां हैं। कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने शुरू से ही इस बिल की मुखालफत की है, उन्होंने आज साफ साफ एक तरीके से चेतावनी दे दी कि या तो इस बिल को ठंडे बस्ते में डाला जाए, नहीं तो एक बार फिर से वो सड़कों पर निकल जाएंगे। अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू एंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख एंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है, और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। तो ऐसे में आड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, क्या एक बार फिर सीए की तर्ज पर ही एक सड़क का आंदोलन शुरू करने की कोशिश की जा रही है? एक शाहीन बाग जैसा माहौल फिर से बनाया जा रहा है? क्या वक्फ के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? वक्फ बिल से अगर वक्फ बोर्ड का खेल खत्म होगा तो क्या ये अच्छे दिन लाएंगे या मुसलमानों के लिए ये काले दिन है? डॉक्टर अजय आलोक का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, और आतिफ रशीद पूर्व उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आप से पूछूंगी कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि आगे बुरे दिन होंगे, काले दिन होंगे, एक बार फिर से सड़कों पर वो निकल जाएंगे। आपने बिल का नाम दिया है उम्मीद, उनको पूरी तरीके से ना उम्मीदी है इस बिल से। कहीं उम्मीद की जगह उथल पुथल तो नहीं हो जाएगी देश में? देखिए पंजा जी, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसने अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझा हुआ है क्या इस देश के? उसी 250 मुसलमान नेताओं के इर्द गिर्द ये पूरे वक्त की सियासत चलती रहेगी पूरे देश की? ना अगर खानी, ना वोहरा, ना पसमानदा मुसलमान कोई वक्फ की नुमाइंदगी नहीं करने के लायक है, सिर्फ यही लोग हैं? अरे एक हद होती है। आप पार्लियामेंट 12 बजे से 11:30 बजे से 12 बजे से जब से बिल पेश हुआ, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रही हैं, ये पूरा विपक्ष आपको रंगा सियार नहीं दिख रहा है? जिसको काटो तो खून नहीं, वो वाला हिसाब किताब है। गौरव गोगोई बोलते हैं हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए। आप खिलाफ किस चीज़ के हैं? किस चीज़ के खिलाफ हैं आप? अगर आप संशोधन के खिलाफ नहीं हैं तो कौन से संशोधन के खिलाफ हैं बताइए आप? वो भी नहीं कोई जवाब है। अखिलेश यादव वक्फ संशोधन के अलावा हर चीज़ पे बोल गए। लालू यादव की जब बात दिलाई गई कि यही लालू यादव 2010 में इसी लोकसभा में बैठ के कह रहे थे कि वक्फ बिल्कुल चोरों का अड्डा है, कोई खेती की ज़मीन नहीं, कमर्शियल ज़मीन पर अपार्टमेंट बना बना के बेच दे रहा है, पूरा पटना का बंगला रोड गवाह है इसका,
उस पर कोई जवाब नहीं। हम तो सीधा कह रहे हैं कि ये मजहबी मामला है ही नहीं, मुसलमान का रंग देने की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये लोग जबरदस्ती इसमें मुसलमान का एंगल घुसा रहे हैं। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का बिल है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के तहत जिस वक्फ की जमीन का इस्तेमाल गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, महिलाएं, विधवाएं, बच्चों के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है 75 साल से। कुंडली मार के 250 मुसलमान नेता बैठे हुए हैं 32 वक्फ बोर्ड में। इस देश में कुल मिला के 23 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी मिला के 32 वक्फ बोर्ड है। आप ये सोचिए 37.40 लाख एकड़ जमीन है, 8.72 लाख प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज जमीन में अंतर रहता है, एक प्रॉपर्टी में कई एकड़ हो सकते हैं। तो टोटल 37,40,000 एकड़ जमीन है वक्फ के पास। कहां जा रही है इनकी इनकम? आपको पता है, मैं कि आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं। हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए कम से कम 10 ऐसे मुस्लिम एमपी हैं जिनका वक्फ की लैंड पे हॉस्पिटल है, होटल है, मॉल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ये लोग वक्फ को पैसे कितने दे रहे हैं पता है आपको? कोई 150 रुपया, कोई 80 रुपया। एक एग्जाम्पल देता हूं दिल्ली का, इसी दिल्ली के ITO का। अब भाई साहब जो बगल में बैठे हैं उपाध्याय जी, इन्हीं की पार्टी ने उस जमीन को वक्फ के नाम पे दे दी थी। ITO में 1.5 एकड़ की जमीन है, 40,000 स्क्वायर फीट बना हुआ यूज कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। रेंटल जानती है कितना है? 80 रुपये प्रति माह। AIMPLB को कितना आता होगा? 2-2.5 करोड़। ये किसका पैसा है? ठीक है। अगर दिल्ली की जमीन को ठीक से किया जाए तो यहाँ पे दिल्ली में जमीन का रेंटल कम से कम वक्फ की जमीन से 150 करोड़ आएगा। तो 150 करोड़ महीने से क्या हम दिल्ली के गरीब मुसलमान के बच्चों को, विधवाओं को पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ठीक है अजय उपाध्याय, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना जरूरी था या नहीं? ठीक है। आज तो पसंदा मुसलमान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है आगे बढ़ के और कहता है कि नहीं वक्फ रिफॉर्म्स होना चाहिए, तो ये उन्हीं को कष्ट हो रहा है जो वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए हैं। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और जब भी कोई बदलाव होता है तो एक डर फैला दिया जाता है कि भाई सड़कों पर, यहाँ पर एकदम दंगे शुरू हो जाएंगे, हिंसा शुरू हो जाएगी। ये डर की राजनीति कब तक चलेगी कि ये आप इसको छुइए मत, नहीं तो ये हो जाएगा, अरे इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा? पद्मा जी आज पूरे दिन भर डिबेट चल रहा है। डिबेट में किसी ने पहली बार आपके इस चैनल पर आलोक जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। इनके पूरे सांसद और पूरे मंत्री जो हैं यहाँ, उनको ये शब्द ही नहीं जुड़ा। पूरे 8 घंटे की डिबेट में लगभग 4 घंटे 3.5 घंटे लोग बोलेंगे अभी और बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट किरण रिजिजू का सुनिए। भ्रम फैलाना है, उन्हें कुतर्क करना है। शांति बीच में नहीं बोलता मैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी बोलना है। शांति नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट किरण रिजिजू का सुनिए। कुतर्क पेश करने का शांति बीच में नहीं बोलते। फिर कह रहा हूं डिस्टर्ब आप जाते हैं करना। इन लोगों ने क्या भ्रम फैलाया, इससे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। अरे भैया, तो 11 साल से क्या कर रहे हो? कीर्तन कर रहे हो क्या? 11 साल से तुम्हारी सरकार है और भ्रष्टाचार उसमें इतना फैला हुआ है, जिसमें कि 1 रुपये और 1.5 रुपये में जो ये अभी दे रहे हैं किराए पे, तो ये तो आपकी सरकार है ना, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। और उसमें ऑलरेडी 2013 के प्रावधान में सब चीज प्रावधान में था, क्यों नहीं खत्म किया अभी तक? इसका मतलब आपकी मंशा उसको ठीक करना नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सश्रम कारावास की बात थी 2013 के संविधान जो संशोधन एक्ट है, 113 सेक्शन आप देखिए। सश्रम कारावास यदि कोई दोषी पाया जाता है तो अब क्या कर दिया, सिर्फ कारावास होगी। ये इनकी मंशा है, ये चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल के बदले बार बार भ्रम फैला जा रहा है कि हाई कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। क्लियर कट प्रावधान है 2013 के संशोधन में कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सब भ्रम हमने नहीं फैलाया है, इस देश की मीडिया हाउसेस और पक्ष के लोग लगातार सर, आपने कहा कि मीडिया हाउसेस की बात की है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भूल सुधार कर दूं। स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल के सारे फैसले नहीं जा सकते हाई कोर्ट के सामने, स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, ये लिखा हुआ है। पद्मजा जी, सर आपको भी पता है। पद्मजा जी, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। यही मैं भी कह रहा हूं, पूरी बात हो जाने दीजिए। यदि आपको व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा, मीडिया हाउसेस में देश में लगातार घृणा फैलाने वाली मीडिया हाउसेस तैयार है और वो यही रोज आज दिन भर कर रही है और पिछले कई दिनों से कर रही है। महिलाओं को वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी मीडिया हाउस बता रही है। रोज पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट यही दिखा रही है। 2013 में स्पष्ट प्रावधान है और राज्यों के कई वक्फ बोर्ड में भाजपा के लोगों ने उसको मेंबर बनाया है, जबकि अब 2 का मात्र प्रावधान किया जा रहा है। मैं एक एक करके परत खोल देता हूं। अगली बात, ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होगी। क्या होगी भाई पारदर्शिता? अब कहा जा रहा है कि जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जो
मुसलमान होगा, ये कौन तय करेगा? सीसीटीवी कैमरे लगा दोगे क्या उसके घर में कि 5 साल से वो प्रैक्टिस किया है कि नहीं, 5 बार नमाज पढ़ा है कि नहीं, और ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सरकार देगी क्या इस बात की? अगली बात, लास्ट, धार्मिक स्वतंत्रता क्या बात है? क्या कल उसके आप उसको प्रमाण पत्र दे रहे हो? कल सिख को दोगे, परसों ईसाई को देगो, और उसके बाद में हिंदुओं को देना शुरू कर दोगे। यही ठेकेदारी है आपकी? मंदिरों में इतने जो चंदे आ रहे हैं उसका कौन सा हिसाब दे रहे हो और कहां ले रहे हो? ट्रस्ट बहुत सारे हैं, सिख गुरुद्वारा कमेटी में इतने आ रहे हैं, उसका क्या हिसाब है? ये सबके एक प्रावधान है ट्रस्ट के माध्यम से, और ये ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट ही इसको भी रेगुलेट करती है। फिर यहां क्यों आपको इतनी समस्या हो रही है? अंतिम बात, हिंदू सदस्यों की बात आप कर रहे हो, ये भड़का रहे हो, और यही भावना भड़काने का काम है। चूंकि आपको सियासत करना है, हिंदू सदस्य नहीं आपको चाहिए, आपको आरएसएस का लोग उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और बहुमत बना करके आप अपने अडानी को उस जमीन देना चाहते हो, इसलिए सारा गेम आप कर रहे हो। ये बात वक्त के लोग भी समझ रहे हैं। ठीक है, पर अजय उपाध्याय जी, आपने फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इतनी चिंता क्यों? देखिए, ये सारे जो मुद्दे थे ये जेपीसी के सामने गए, वहां पर चर्चा की गई, लेकिन अब जब बिल आ रहा है संसद के अंदर, उस पर भी वोटिंग की जाएगी। आप या कोई भी संगठन जाकर के ये कह दे कि अगर ये बिल आया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले, हम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्या इस तरीके से देश में काम चल सकता है कि कोई भी धमकी भरे लहजे में कह दे कि हम चुप नहीं रहने वाले हैं, हम सड़कों पर अपना आंदोलन ले जाएंगे? पद्मजा जी, ये पहले भी किया गया, सीए को लेकर यही किया गया, शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चला। पद्मजा जी, इस देश में गांधीवादी अहिंसक विरोध प्रदर्शन का अधिकार उसी संविधान ने दिया है। यदि ये नहीं है तो उसको हटा दीजिए, और कोई हिंसात्मक करने का काम करता है उसको जेल में बांध। पर अजय जी, भ्रम फैला करके सड़क पर जाना वो आंदोलन नहीं है ना, वो तो ब्लैकमेल है, वो ब्लैकमेल है। अब आपको याद होगा सीए को लेकर क्या कहा गया था सर, सीए को लेकर के, और सीए को आपकी पार्टी ने भी कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे हम उसको वापस ले लेंगे। सीए को लेकर के ये भ्रम फैलाया गया कि वहां लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। 6 साल हो गए सीए को, कितने लोगों की नागरिकता गई है? नहीं, सीए मैं तो ये कहता हूं कि सीए के बाद में कितने लोगों को, घुसपैठियों को यहां से बाहर कर दी सरकार। सर, सीए से कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? के लिए आई थी ना शाहीन बाग में बार-बार यही कहा जा रहा था ना कि फिर एनआरसी ला करके हम सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। कितने लोगों को निकाला गया देश से? मेरी जवाब, 6 साल हो गए सर। आपने प्रश्न किया तो अब जवाब सुनिए हमसे। अब जवाब सुनेंगी आप अनइंटरप्टेड, यदि जवाब सुने तो मैं फिर बात अपनी रखूं। सीएए के मामले में कहा गया था कि घुसपैठिए देश में उनको हम बाहर कर देंगे, हम एनआरसी कराएंगे और उसमें जो है एक एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे और देश से बाहर फेंक देंगे। मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ भाजपा के प्रवक्ता और इस देश के लोग बताएं कितने लोग इस देश से बाहर गए? सर, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, उल्टे 19 लाख आज भी उसी तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे 6 साल पहले हमने दिल्ली की सड़कों पे, भोपाल की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पर देखा था। उस वक्त भी यही कहा गया था सीए आएगा तो हम देश को नहीं चलने देंगे, सीए आएगा हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सीए आएगा हम उसको वापस कर देंगे। ये नैरेटिव भाजपा के लोग बना रहे हैं पद्मजा जी, और कुछ पत्रकार बना रहे हैं आपके जैसे लोग, ये बार बार यही बात याद करा के। कौन लोग ऐसा है? उनको क्यों नहीं सरकार पहचान कर रही है? ठीक है डॉक्टर आजालो को इसका जल्दी से वापस जवाब दीजिए। देखिए सबसे कमजोर इस देश की देखिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप पर मुसलमान भरोसा ही नहीं करते। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के मोहिबिल्ला नदवी कह रहे थे लोकसभा में, एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए क्या होता है मुसलमानों के साथ, कभी कहते हैं हम हिजाब नहीं पहनने देंगे, कभी कहते हैं छत पे हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कहते हैं हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसीलिए मुसलमान ये मान करके बैठा है आप जो करेंगे उनके खिलाफ ही करेंगे, उनको दबाने के लिए करेंगे। ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर। उसके पहले अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को भी तोड़ना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल ला रहे हैं। मतलब उनको पता है कि गरीब मुसलमानों का भला अगर होगा तो गरीब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचेगा, ये भी तो डर है। उनके पहले उनके नेता अखिलेश यादव ने यही बात सदन में कही, ऑन रिकॉर्ड, मेरी ज़बान नहीं है। टेक्निकल बातें बहुत हो गई पंडित जी, छोड़िए अब इस बात को। हम इस बात को, देश की पल्स हम पहचानते हैं। हम जानते हैं कि एक आम मुसलमान इस वक्फ बोर्ड के संशोधन से बहुत खुश है, इसलिए क्योंकि 32 वक्फ बोर्ड में, एक बिहार को छोड़ के किसी वक्फ बोर्ड में, जब तक योगी जी नहीं आए थे, किसी वक्फ बोर्ड में, यूपी में भी, चाहे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ 2 राज्यों में है, बिहार और यूपी में,
अन्यथा किसी वक्फ बोर्ड में आज तक किसी पसमानदा का, बकरखानी का या वोहरा मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं था, जो कि पूरी मुसलमान आबादी का लगभग 90 से 92% है। तो वो वोहरा समाज चाहता है, वो बकरखानी समाज चाहता है, वो पसमानदा चाहता है कि हम भी वक्फ में प्रतिनिधित्व करें। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आता है, बताइए। हम तो इस बात से खुश हैं कि उन 250 मुसलमानों का आधिपत्य इस वक्त से टूटेगा जो इस पूरे देश की वक्त संपत्ति पे चल रहे हैं। और मैं आज चुनौती के साथ अजय उपाध्याय से पूछता हूं, सपा से पूछता हूं, चुनौती के साथ पूछता हूं, सैयद जवाद भी हैं, आज जब वोटिंग होगी 9:30-10 बजे, वॉकआउट मत कीजिएगा। अगर हिम्मत है ना तो बिल के खिलाफ वोट करके दिखाइए, अपनी हैसियत पता चल जाएगी आपको कि आप ही के घमंडिया गठबंधन में कितने लोग बिल के पक्ष में वोट देते हैं। अगर हिम्मत हो तो वोटिंग जरूर कीजिएगा, आप नहीं तो और नहीं। अगर आपके नेताओं ने तय किया, सुनिए, अगर आपके नेताओं ने तय किया, एक मिनट अब शांति, अब शांति, हिंदू मुस्लिम मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट, बहुत मजेदार बात है पंद्या जी, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। करना चाहते हैं अजय उपाध्याय जी और चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए भी है, तो फराज किदवई भाई जवाब देंगे। प्लीज 10 सेकंड दीजिए, बात पूरी होगी तो फिर समाजवादी पार्टी भी बोलना। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सच्चाई ये है, बस मेरी बात दीजिए, 10 सेकंड जो इस तरह से ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए कि 9 साढ़े 9 बजे स्वीकार लें। एक मिनट, अजय उपाध्याय जी, ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए डॉक्टर अजय, प्लीज। अजय उपाध्याय जी, प्रतिनिधित्व की बात आपने की है पंजा जी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे बैठ के बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 9:30-10 बजे के लगभग वोटिंग होगी लोकसभा में, चुनाव। अरे यार एक मिनट बोलने तो दीजिए, क्यों बीच में बोले जा रहे हैं फालतू में? बात तो सुनिए पूरी, ये कोई तरीका है ये बात करने का? अच्छा, अब पूरी बात सुनिए ना, अब आपको जवाब दीजिएगा। लगी उससे पहले 9:30-10 बजे जब वोटिंग हो जाए, 9:30-10 बजे जब वोटिंग हो जाए, एक मिनट, दूसरे लोग बोलते हैं तो खूब बोलते हैं आप। अच्छा चुप रहिए ना, चुप रहिए, मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, हिम्मत होगा तो उसका जवाब दीजिएगा। 9:30-10 बजे जब बहस पूरी हो जाए, वोटिंग का समय आए, अरे अगर आपके नेता ने डिसाइड किया कि हम वॉकआउट करेंगे और वोटिंग नहीं देंगे तो इस्तीफा कल दे दीजिएगा पार्टी से। मैं पूछ रहा हूं जो आज इतना बकवास कर रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे दीजिएगा। फराज किदवई, एक तो ये चैलेंज है कि आप बिल पर वोट कीजिएगा या उसके खिलाफ वोट कीजिएगा, वॉकआउट मत कीजिएगा, एक ये। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो खुश है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। मुसलमान खुश है इस बिल से, बाकी प्रोपेगेंडा। तो ये सब जो धमकियां हैं कि सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे, नहीं, सिर्फ कुछ जो ठेकेदार बने हुए हैं वही सड़कों पर आएंगे, बाकी सब खुश है। पद्मजा जी, देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप एक बहुत अच्छी और शालीन एंकर हैं, लेकिन मुझे आज सख्त आपत्ति है आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से। आपने कहा कि आज लोकसभा में विपक्ष जो है वो वक्फ के खिलाफ अपना राग अलाप रहा था। पद्मजा जी उसी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, वो राग नहीं अलाप रहे थे, वो संसद में चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात, अभी एक बात हुई कि वक्फ के मामले में हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। अजय उपाध्याय जी ने जो बात कही कुछ टीवी चैनल्स में, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और इस देश का एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की एक बहुत बड़ी एंकर महोदया कल ये बोल रही थी कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो आखिरी होता है। मैं उसमें थोड़ी सी एक टिप्पणी कर देता हूं। सेक्शन 83(9) ऑफ द वक्फ एक्ट क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ के सुना दूं। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227 में जो हाई कोर्ट की पावर दी गई है उसके बारे में क्या बोलता है, आप अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा कि आपको बता देगा, और आखिर में आप खुद बता दीजिएगा कि सेक्शन 83 सब क्लॉज 9 ऑफ वक्फ एक्ट क्या बोलता है। फराज साहब, अगर बुरा ना माने, मैं आपको 2 सेकंड यहां पे रोकूंगी। पिछले 1 साल से, अगस्त 2024 के बाद से हमने क्लॉज बाय क्लॉज उस पर बहुत बार चर्चा कर ली है। आज का सवाल यह है कि भाई ये मुद्दा अब लोकसभा के सामने आ चुका है जेपीसी में जाने के बाद। उसमें अगर कोई आकर के लोकसभा के अंदर कहे कि भाई माहौल खराब होने वाला है, आप इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए क्योंकि देश में गड़बड़ी मच सकती है, ये तो सही नहीं है ना।